हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएस एग्री एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बीएससी एजी फिफ्थ सेमेस्टर का जो हमारा एक कोर्स है एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड ट्रेड प्राइस, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, डिस्कस में आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिमांड, यानी कि मांग क्या है, मांग को परिभाषित कीजिए तथा इसके नियम क्या हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो गाइस, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। इससे पहले हम आपके इस टॉपिक पर यानी इस सब्जेक्ट पर एक दो वीडियो पहले से दो क्लासेस हो चुकी हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो गाइस, आप लोग वहां जाकर वो वीडियो भी वॉच कर सकते हैं अगर ये वीडियो आपको पसंद आए। और जाने से पहले गाइस, वीडियो को सब्सक्राइब या चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। इससे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि हमारा जो है मार्केटिंग क्या होता है। डिमांड से पहले जैसे कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है, तो उस पर थोड़ा नज़र डाल लें। जैसे कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है वो सामान्यतः कृषि विपणन से तात्पर्य उन वस्तुओं, उन समस्त क्रियाओं से लगाया जाता है जिनके द्वारा कृषि उपज उपभोक्ताओं तक पहुंचती है। यानी कि जिनके द्वारा कृषि उपज जो है उपभोक्ताओं तक पहुंचती है, उस माध्यमों को कृषि विपणन कहा जाता है, एक आसान भाषा में। ठीक है, ये जो आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके बेस से ही सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे डिमांड की, तो डिमांड क्या है, जो डिमांड हमारी है उस पर डेफिनेशन क्या होती है डिमांड की। दोस्तों, डिमांड की जो डेफिनेशन होती है वो है मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जो किसी व्यक्ति एक दी गई कीमत पर वस्तु लेने के लिए तैयार हो जाता है। यानी कि वस्तु की एक कीमत तय होती है जिसको देने पर कोई भी व्यक्ति उस वस्तु को लेने के लिए तैयार हो जाता है। टाइप ऑफ डिमांड, तो दोस्तों ये जो है डिमांड, टाइप ऑफ डिमांड कितने भागों में व्यक्त किया गया है, यानी कि मांग को जो है दोस्तों तीन भागों में व्यक्त किया गया है। जैसे कि प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड और क्रॉस डिमांड, यानी कि आड़ी कीमत। नेक्स्ट है मांग तालिका। मांग तालिका क्या होती है दोस्तों? मांग तालिका वह तालिका होती है किसी बाजार में एक निश्चित समय पर दी हुई कीमतों पर वस्तु की जितनी मात्रा बेची जाती है, यदि वस्तु की उसी मात्रा को एक तालिका के रूप में लिखा जाए तो मांग तालिका कहलाती है। यानी कि किसी बाजार में निश्चित समय में कितनी वस्तुएं बेची जाती हैं तो उनकी अगर एक तालिका बनाई जाए तो उसे हम लोग मांग तालिका कहते हैं। नेक्स्ट है मांग तालिका दो प्रकार की होती है, व्यक्तिगत मांग तालिका तथा बाजार मांग तालिका। व्यक्तिगत मांग तालिका किसी व्यक्ति के द्वारा बनाई जाए और बाजार जो किसी बाजार के द्वारा बनाई जाती है उसे बाजार तालिका कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों व्यक्तिगत मांग तालिका। व्यक्तिगत मांग तालिका जो है, व्यक्तिगत मांग तालिका वह तालिका है जो एक व्यक्ति से संबंध या जानकारी देता है किसी एक व्यक्ति की, ठीक है, कि वह किस समय में विशेष में दी गई हुई यह वस्तु की कितनी मात्रा को क्रय या विक्रय कर रहा है। ठीक है, इसके बाद में बात आती है जैसे कि यह मांग तालिका दी गई है, 5 प्राइस दिए गए हैं, जैसे 5 रुपये, और मांग की गई वस्तु की कीमत वो है 150, 10 रुपये, तो यहाँ 120, ये जो है मांग तालिका हो गई। नेक्स्ट है मांग वक्र। मांग वक्र हमारा क्या होता है? डिमांड कर्व। जो दोस्तों हमारा डिमांड कर्व होता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज डिमांड कर्व। जब मांग की तालिका को रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो उसे मांग कर्व कहा जाता है। यानी कि डिमांड कर्व जो होता है उसको रेखा के द्वारा, किसी भी रेखा के कर्व के द्वारा, जैसे कि हम लोग इस तरीके से उसे रेखांकित करते हैं तो उसे मांग तालिका या मांग कर्व कहा जाता है। विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की कितनी मात्रा क्रय की जाएगी इस बात का पता लगता है। जैसे यहाँ पर प्राइस हो जाएगा, यहाँ सप्लाई हो जाएगी, तो इस हिसाब से हमारा डिमांड कर्व बनता है। वस्तु की कितनी मात्रा क्रय की जाती इस बात का पता मांग की सहायता से लगाया जाता है। ठीक है, यदि किसी वस्तु की कीमतों पर उनकी मांगी गई मात्रा के मध्य पाए जाने वाले संबंध को व्यक्त करता है तो यह दो प्रकार से होती है। यानी कि कितने प्रकार से होती है? जब किसी वस्तु की कीमतों उनके द्वारा मांगी गई मात्रा के मध्य में पाए जाने वाले संबंध को व्यक्त करता है, दो प्रकार से होती है दोस्तों, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड। तो दोस्तों लॉ ऑफ डिमांड क्या है उसके बारे में भी थोड़ा देखते हैं। जैसे कि किसी वस्तु की अधिक मात्रा की बिक्री के लिए उसकी कीमत में कमी होनी चाहिए। यानी कि किसी भी वस्तु की अगर हमें अधिक मात्रा बेचनी है तो उसकी कीमत में कमी होनी ज़रूरी चाहिए। किसी भी कीमत की अगर हम जो है प्राइस कम कर देंगे तो उसकी कीमत जो है वो प्राइस कम करने पर उसकी मांग बढ़ जाएगी और जो है कि उसका कर्व
ऊपर उठ जाएगा। उसके बाद में मांग के नियम को क्रियाशीलता या मांग के वक्र में बाएं से दाएं गिरने का कारण यही है दोस्तों। जो मांग का जो कर्व होता है उसको बाएं से जब दाएं गिरता है तो उसका कारण कम होता है, यानी कि मांग में कमी होगी तो उसका कर्व बाएं से दाएं की ओर गिरेगा। मांग का नियम कीमत व मांगी गई मात्रा में उल्टा संबंध होता है, जिनके कारण मांग वक्र बोए गए बाएं से दाएं गिरता है। जैसे मांग के नियम की कीमत व मांगी गई मात्रा में उल्टा संबंध होता है, जिसके कारण मांग का कर्व जो है वो बाएं से दाएं होता है। नेक्स्ट है हासमान तृतीय गुण के नियम के लागू होना, यानी कि हासमान तृतीय गुण के नियम का लागू होना। उसके बाद में क्रय शक्ति में परिवर्तन होना और क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन होना, यानी कि जब क्रेताओं की संख्या कम या ज़्यादा होगी तो मांग पर हमें सीधा प्रभाव पड़ेगा। मांग के नियम की मान्यताएं, यानी कि मांग के नियम की मान्यताएं क्या क्या हैं तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। जैसे कि उपभोक्ताओं की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दोस्तों उपभोक्ताओं की जो आय है उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ताओं की रुचि आदत पसंद आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। धन के वितरण में परिवर्तन भी नहीं होना चाहिए, जिससे कि हमारी जो डिमांड है वो इक्वल बनी रहे। वस्तु की किसी नए स्थापन की खोज नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई भी नई वस्तु नई जगह नहीं मिलनी चाहिए। जैसे कि किसी जगह किसी चीज़ का अगर खदान मिल जाए तो उस चीज़ के जो है प्राइस एकदम नीचे गिर जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है वस्तु में किसी नए स्थापन की खोज नहीं होनी चाहिए तथा स्थापन वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसके बाद बात आती है इलास्टिक ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि मांग का नियम केवल गुणात्मक कथन है, यानी कि जो मांग का नियम है केवल गुणात्मक कथन है। यह मूल्य में परिवर्तन होने के फलस्वरूप केवल मांग में परिवर्तन की दिशा को बताता है। मांग का नियम यह नहीं बताता कि मूल्य में परिवर्तन के कारण मांग में कितना परिवर्तन होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड था वो हमारा पूरा हुआ। इसके बाद में हम किसी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। इससे पहले जो हमारी क्लासेस हो चुकी हैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां जाकर वो वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग।